दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और सामिर खान व्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे एम्पायर की कहानी जिसने 600 साल तक इस पूरी आधी दुनिया पर हुकूमत की। वो आधी दुनिया कैसे थी, ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक वक्त था जब पूरे मिडिल ईस्ट में बल्कान और नॉर्थ अफ्रीका एक ही सल्तनत के झंडे के नीचे थे। उसका नाम था उस्मानिया सल्तनत। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम एम्पायर एक दिन अचानक बिखर गई। सुल्तान ने तक कैसे छोड़ा, खिलाफत का अंत क्यों हुआ और कैसे हुआ, और ऑटोमन एम्पायर के आखिरी दिन शुरुआती सालों से किस तरह बीते और किस तरह ये एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म हुई, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों जिस सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, इस सल्तनत का जो फाउंडर था उस्मान गाजी उसका नाम था। वो एक तुर्किश कबीले में रहता था जो कि एक सोगूत में, जो कि आज तुर्की है, उसका एक शहर सोगूत है, उसमें रहता था। उस्मान ने बाइजेंटाइन एम्पायर के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉर स्टार्ट की और धीरे धीरे छोटी टेरिटरी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1299 में अपने आप को सल्तनत का एक सुल्तान घोषित कर दिया। यही ओटोमन एम्पायर का ऑफिशियल जन्म माना जाता है और उस्मान के नाम पर ही पूरी एम्पायर का नाम ओटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत रखा गया था। जब यूरोप छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तब एक छोटी सी तुर्किश कबीले ने एक एम्पायर की बुनियाद रखी। नाम था उस्मान। दोस्तों ये जो तुर्किश कबीला था, इसका नाम था काई कबीला, और इसके जो सुल्तान थे यानी जो सरदार बोला जाता था जिनको उस वक्त में, वो थे सुलेमान शाह। और सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल ने ही अपनी एक अलग रियासत का एक ख्वाब देखा था जिसे उसके बेटे उस्मान फर्स्ट ने पूरा किया। उस्मान और उसके बाद वाले सुल्तान खुद को गाजी यानी इस्लाम के लिए लड़ने वाला एक सिपाही कहते थे। इस्लाम को यूरोप तक ले जाने का मिशन था और इस मिशन में हर सुल्तान ने अपने अपने आप को खिलाफत का सोल्जर माना। इन्होंने जिहाद के नाम पर बाइजेंटाइन टाउन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हर जीत के बाद इस्लामिक रूल्स एस्टेब्लिश किया जाता था। दोस्तों ये सिर्फ एक सियासी एक्सपेंशन नहीं था, ये दीन के नाम पर एक तहरीक थी। गाजी सुल्तान का मिशन था अल्लाह का कलमा यूरोप तक पहुंचाया जाए। उस्मान के बाद सुल्तान ओरहान, सुल्तान मुराद और बायजीद आए। इन्होंने यूरोप के अंदर डीप एक्सपेंशन किया। 1326 में बुरसा ओटोमन कैपिटल बनी, पहला मेजर सिटी जो बाइजेंटाइन से छीना गया। बैटल ऑफ कोसोवो जो 1389 में लड़ी गई, इसमें इनकी यूरोप में एक मिलिट्री पावर के रूप में पहचान बनाई। हर जीत के साथ ओटोमन झंडा और इस्लाम दोनों आगे बढ़े। अब इनका टारगेट था दुनिया का सबसे पवित्र शहर कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे किस्तुनतुनिया कहा जाता था। सन 1453 में सुल्तान मेहमद सेकंड ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, जिसे 1000 साल तक कोई फतेह नहीं कर सका था। ये जीत सिर्फ एक शहर की नहीं थी, ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर का अंत था। मेहमद सेकंड को टाइटल मिला फातेह सुल्तान मेहमद। जब मेहमद के तोपखाने ने बाइजेंटाइन की दीवारें गिराईं, तो दुनिया ने देखा इस्लाम अब यूरोप के दिल में घुस गया है। कुस्तुनतुनिया की फतेह के बाद ओटोमन एम्पायर सिर्फ मिलिट्री तौर पर ही मजबूत नहीं था, उसने आर्किटेक्चर और तालीमी याफ्ता जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें भी अपनी तरक्की बनानी शुरू कर दी। जिसके बाद सुलेमान फर्स्ट ने एम्पायर को पीक पर पहुंचा दिया। उसके एम्पायर में लॉ सिस्टम का डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर एंड साइंस का विकास, यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक एक्सपेंशन इसी की सल्तनत में हुआ। उसका ज़माना कानूनी यानी लॉगिरी का नाम से भी जाना गया। उसका एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट में था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। सुलेमान के दौर में ओटोमन एम्पायर सिर्फ जंग जीतने वाली ताकत नहीं थी, वो एक तहजीब थी, एक सिविलाइजेशनल मॉडल था। दोस्तों ओटोमन एम्पायर के हर सुल्तान के पास एब्सोल्यूट पावर थी, लेकिन उसके नीचे वजीर, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर और जेनिसरीज एलिट आर्मी, शरीहा प्लस लॉ यानी दोनों का मिक्सचर था। ओटोमन सिर्फ एक तलवार का राज नहीं था, वो एक सदियों तक चली सिस्टम थी जहां हर धर्म को जगह मिली, लेकिन शर्त थी कि जजिया टैक्स दो और सुल्तान के हुक्म में रहो, यानी सुल्तान के मातेद रहो, उसकी हुक्म अदली बिल्कुल नहीं करो। दोस्तों 1299 में उस्मान ने जो बीज बोया था, 1453 तक वो एक ऐसे एम्पायर बन गया जिसे दुनिया इस्लामिक सुपर पावर के रूप में जानने लगी।
और सुलेमान ने उसे एक सिविलाइजेशनल एम्पायर में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, बोलते हैं ना कि हर राइज यानी कि हर उरूज वाली चीज़ को जवाल ज़रूर आता है। ठीक उसी तरह इस सल्तनत को भी उरूज के बाद जवाल आना शुरू हो गया। 16वीं शताब्दी के बाद ऑटोमन एम्पायर अपने पीक पर थी, लेकिन 17वीं शताब्दी में आते ही डिक्लाइन का सिलसिला शुरू हो गया, यानी जवाल का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें इंटरनल करप्शन, वीक सुल्तान और इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन ने एम्पायर को धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर दिया। जेनिसरीज जो कि एलिट आर्मी थी अब करप्ट हो गई थी और उनका रॉयल्टी यानी लॉयल्टी सिर्फ सुल्तान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए होने लगा था। जहां एक वक्त में सुल्तान का हुक्म पूरी दुनिया में चलता था, वहां अब उनकी आर्मी भी उनकी नहीं रही थी। एक के बाद एक सुल्तान आए जो या तो यंग थे या अनएक्सपीरियंस यानी ना तजुर्बेकार थे या पपेट बन चुके थे उन वजीरों के जो उनके नीचे काम करते थे। हरम की सियासत जिसने ऑटोमन एम्पायर को अंदरूनी तौर पर और कमजोर बना दिया। वजीर जो प्राइम मिनिस्टर और कोर्ट फंक्शंस आपस में पावर के लिए लड़ते रहे। उस्मानिया सल्तनत जहां एक वक्त में एक सुल्तान का इकरार काफी था, वहां अब मिनिस्टर, वजीर और पैलेस के लोग सुल्तान के पीछे से गेम खेल रहे थे। और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मशीन फैक्ट्रीज और मॉडर्न आर्मीज दी। ऑटोमन एम्पायर साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ता रह गया। उनका मिलिट्री सिस्टम आउटडेट होता गया। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जैसे देश मॉडर्न वॉरफेयर और वेपन्स में आगे बढ़ गए और ऑटोमन्स लगातार हारते रहे। जब यूरोप रेल बनाने में लगा था, ऑटोमन कोड अब भी एस्ट्रोलॉजर और सोर्सेबल यानी फॉलो करता था, यानी उनका ध्यान पेशन गोइयों करने वाले लोग और दूसरी तरह की बुरी आदतों जिनमें बुरी बातों में लगा रहा था। और एम्पायर का हर हिस्सा धीरे धीरे अलग होने लगा। यूनान ने 1820 में आज़ादी हासिल की। 1882 में इजिप्ट पर ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया सब ने रिवोल्ट करके आज़ादी ली। बल्कान वॉर 1912 से 13 तक बल्कान वॉर्स ने ऑटोमन एम्पायर को यूरोप से करीब करीब खत्म ही कर दिया था। एक वक्त था जहां सुल्तानों के लिए अरब के रेल और बल्कान के पहाड़ सब कुछ थे, वहां अब उससे सल्तनत से हर तरफ टुकड़े गिर रहे थे। 19वीं शताब्दी के आते आते यूरोप ने ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप यानी यूरोप का मर्द बीमार कहना शुरू कर दिया था। रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस सब अपना इन्फ्लुएंस ऑटोमन रीजन में बढ़ाने लगे थे। ऑटोमन लीडर्स ने रिफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन करप्ट सिस्टम और इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण कुछ काम नहीं आया। दुनिया जो कभी सुल्तान के कदमों में थी, अब उस सुल्तान को बीमार, कमजोर और टूटी हुई एम्पायर का नाम से जानी जाती थी। ऑटोमन एम्पायर ने वेस्टर्न बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया था जो कि अदा नहीं हो सका। धूल के अंदर से भी इंटरेस्ट यानी ब्याज बढ़ता गया और ऑटोमन इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। यूरोपियन पावर ने इकोनॉमिक कंट्रोल भी कर लिया और पब्लिक डेट एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया, जहां ब्रिटिश फ्रेंच एडवाइजर फिरी चला रहे थे। सल्तनत जो कभी खुद को दुनिया का मालिक समझती थी, अब यूरोप के बैंकर्स के पास गिरवी पड़ी थी। 18वीं शताब्दी के आते आते ऑटोमन एम्पायर का अंदर अरब, कुर्दिश, आर्मीनिया, ग्रीक, स्लाविक सब अपनी अपनी आइडेंटिटी मांगने लगे। हर ग्रुप अलग होने की कोशिश कर रहा था। एक और प्रॉब्लम यंग तुर्क की थी, जो कि एक मूवमेंट चला रही थी, सेकुलर तुर्किश नेशनलिस्ट ग्रुप जो सुल्तान के खिलाफ था। इन्होंने 1908 में सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूर करके रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी। जहां पहले सब ऑटोमन के झंडे के नीचे मुस्लिम थे, अब लोग कहते थे कि मैं अरब हूँ, मैं तुर्क हूँ, मैं आर्मीनिया हूँ। 1914 तक एम्पायर बिल्कुल अपनी आखिरी सांस ले रहा था। आर्मी पुरानी हो गई थी, इकोनॉमी टूट चुकी थी, लोग अलग हो गए थे, सुल्तान पावरफुल लेस था और यूरोप के लीडर ऑटोमन एम्पायर के बचे कुचे टुकड़ों का इंतजार कर रहे थे। एक वक्त की दुनिया की सबसे मजबूत मुस्लिम एम्पायर अब अपने टूटने का इंतजार में थी। खिलाफत एक तलवार से बनी थी, लेकिन अंदर से गिरती नींव, करप्ट सिस्टम और नए दौर का सामना न कर पाना उसे खुद ही गिरा दिया। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ ये सब हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे, लेकिन आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसे लगी और इसमें हमने कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
मैं आपका दोस्त नवाज खान।